नमस्कार। मैं प्रोफेसर संजय सोणकर, गवर्नमेंट कमला राजा गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट ऑटोनॉमस कॉलेज ग्वालियर से आप लोगों के वर्चुअल क्लास में एमए चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र और व्याख्यान के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं और आज की इस वर्चुअल संघ के संगठन पर मैं आपके बीच चर्चा करूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व परिदृश्य पर स्थापित होने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन था और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी, जिसके माध्यम से विश्व की महाशक्तियों के द्वारा ग्लोबल पीस का प्रयास किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया था। विभिन्न राज्यों को, विभिन्न राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने हाथ में लिया था और तभी विश्व शांति की स्थापना की बात कही जा रही थी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ अपने स्थापना के समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था, जो कि आजकल प्रचलन में यूनाइटेड नेशंस के नाम से जाना जाता है और इसकी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अमेरिका में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, जिसे आप देख पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो, जिसमें विश्व मानचित्र दिखाई दे रहा है और साथ में गेहूं की बालियां हैं जो समृद्धि का प्रतीक है। ये तमाम ध्वज राष्ट्रसंघ के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिन्हें आप देख पा रहे हैं। ये तमाम ध्वज संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के ध्वज हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब हम बात करते हैं तो हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि इसकी पृष्ठभूमि किस तरह से तैयार हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पहले, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व, प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका यह विश्व झेल चुका था। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध का दायरा यूरोपीय महाद्वीप तक ही सीमित था, लेकिन विभीषिका बहुत तीव्र थी। उसका काफी दुष्प्रभाव विश्व राजनीति पर हमें दिखाई दे रहा था, विश्व मानचित्र पर हमें दिखाई दे रहा था और इस वजह से तत्कालीन विश्व के महान महाशक्तियों के द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी 1919 ईस्वी में। लीग ऑफ नेशंस को जो दायित्व सौंपा गया था 1919 और 1945 ईस्वी यानी 20 वर्ष तक लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में रहा। लीग ऑफ नेशंस के द्वारा सैद्धांतिक तौर पर बहुत प्रयास किए गए थे विश्व शांति के, लेकिन अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें तो लीग ऑफ नेशंस पूर्ण रूप से असफल हो गया था और उसकी असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण जो हमें दिखाई देता है वो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में दिखाई देता है। वो प्रमाण हमें दिखाई देता है हिटलर के उत्थान के रूप, वो प्रमाण हमें दिखाई देता है मुसोलिनी के उदय के रूप में, वो प्रमाण हमें दिखाई देता है जापान सैन्यवाद के उदय के रूप में। यदि लीग ऑफ नेशन बहुत मजबूत था तो इन अराजकतावादी शक्तियों का उत्थान संभव नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ और इस वजह से लीग ऑफ नेशंस की विफलता हुई, असफलता हुई। इसलिए यह आवश्यकता थी कि लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर किसी अन्य शांति की स्थापना की जाए। द्वितीय विश्व युद्ध अपने स्वरूप में बहुत विनाशकारी था।
जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध का जो क्षेत्र था बड़ा व्यापक था, उसका स्वरूप अत्यंत विकराल था और विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे, चाहे वो परस्पर वैमनस्यता की वजह से सम्मिलित हुए हो, परस्पर दुश्मनी की वजह से सम्मिलित हुए हो, अथवा शांति की स्थापना, जैसा कि अमेरिका ने कहा था कि शांति की स्थापना के लिए हम इस युद्ध में सम्मिलित हो रहे हैं, इस वजह से। लेकिन 1941-42 तक आते आते यह युद्ध अत्यंत तीव्र हो चुका था और विनाश सामने दिखाई दे रहा था, और यह वही युद्ध था जिस युद्ध में परमाणु बम का उपयोग किया गया था। इस दृष्टि से इस युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, अत्यंत विनाशकारी। तमाम नेताओं, तमाम विश्व के शांति के दूतों का मानना यह था कि विश्व में अब अगला कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, यानी तृतीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक मजबूत, एक सशक्त संगठन की, शांति संगठन की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए 1941-42 ईस्वी से ही प्रयास प्रारंभ हो चुके थे। इन प्रयासों को हम देखते हैं तो पहला प्रयास हमें लंदन डिक्लेरेशन के रूप में दिखाई देता है। 14 जुलाई 1941 ईस्वी को लंदन में एक बैठक हुई थी, जहां पर ये अमेरिका और ब्रिटेन के माध्यम से यह घोषणा की गई थी कि युद्धरत राष्ट्र, जो मित्र राष्ट्र हैं, वे परस्पर सहयोग से शांति स्थापना का प्रयास करेंगे, स्थायी शांति की स्थापना का प्रयास करेंगे। 14 अगस्त 1941 ईस्वी को अटलांटिक में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में पुनः एक बैठक हुई थी, जहां अटलांटिक महासागर में एक बैठक हुई थी, जहां एक चार्टर तैयार किया गया और इस चार्टर में 8 सिद्धांत, मूल सिद्धांत स्थापित किए गए थे, जिसमें विश्व में शांति स्थापित करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य निर्धारित किया गया रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 1 जनवरी 1942 ईस्वी को जो मित्र राष्ट्र थे, 26 मित्र राष्ट्र जो युद्धरत थे, उन सभी राष्ट्रों को एक नाम दिया था। यद्यपि यह कोई संगठन नहीं था, यह कोई संघ स्थापित नहीं था, लेकिन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा इन 26 राष्ट्रों को, 26 राज्यों को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया, यूनाइटेड नेशंस। और ये जो नाम था, यही नाम आगे चलकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आता है। ये जो 26 मित्र राष्ट्र थे, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया गया था, इन्होंने ये घोषणा की हुई थी कि ये राष्ट्र परस्पर एक दूसरे के ऊपर विश्वास करेंगे और युद्धरत अन्य जो धुरी राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों के साथ अलग से कभी भी कोई संधि नहीं करेंगे। इन 26 राष्ट्रों में चूंकि उस समय रूस और चाइना सम्मिलित नहीं थे, बाद में इन्होंने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 14 फरवरी 1943 ईस्वी को कैसाब्लांका में एक कन्वेंशन हुआ था, जहां पर यह तय किया गया कि मित्र राष्ट्रों द्वारा किस तरह से शांति स्थापना के लिए, खासतौर पर जैसे इस कन्वेंशन में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी कि इटली को हम परास्त करेंगे तो उसमें मित्र राष्ट्रों का भी कुछ नुकसान हो सकता है, खासतौर पर जैसे फ्रांस। तो फ्रांस से विदेशी राष्ट्रों की सेनाओं को हटाने के लिए बहुत जरूरी था कि इटली को परास्त किया जाता। तो कैसाब्लांका कन्वेंशन में मित्र राष्ट्रों ने अपने राज्य यानी फ्रांस के क्षेत्र पर भी आक्रमण करने का सुझाव दिया था, ताकि शांति स्थापित हो सके। 30 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसको मॉस्को कन्वेंशन कहते हैं। यहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के द्वारा यह निश्चित कि एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन की स्थापना
की जानी चाहिए और उसमें जो यूनाइटेड नेशन से यानी 28 राष्ट्र हैं वो उसके सदस्य होना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है, रूसी राजनयिक ये मानते हैं कि वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बीज मास्को कन्वेंशन में पड़े थे और उसका श्रेय वो खुद लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन 1943 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी के बीच में लगभग 24 महीनों का अंतर हमें दिखाई देता है, जहां इन 24 महीनों में और भी अधिक राजनीतिक घटनाएं हुई, शांतिपूर्ण प्रयास हुए और की वजह से लगभग 2 वर्ष बाद हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होते हुए दिखाई देती है। कुछ अन्य जो प्रयास हुए थे तो तेहरान कन्वेंशन के रूप में नवंबर 1943 में, वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में 21 अगस्त से 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी में, इसके याल्टा जो कि क्रीमिया के पास में था, याल्टा कॉन्फ्रेंस हो रही है 15 फरवरी 1945 ईस्वी में, और सैन फ्रांसिस्को कन्वेंशन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन था विश्व शांति की दृष्टिकोण से, यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो कि 25 अप्रैल से 26 जून 1945 ईस्वी तक संपन्न हुआ। और यही वो सम्मेलन था जिस सम्मेलन में उस समय 51 देशों के 850 प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे, एकत्र हुए थे, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के लिए एक चार्टर का निर्माण किया था। 25 अप्रैल से 26 जून के बीच में ये जो 850 प्रतिनिधि थे विश्व के विभिन्न देशों से, 51 देशों से, उन्होंने एक विस्तृत चार्टर का निर्माण किया था और इस चार्टर की घोषणा 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसमें यह तय किया गया कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। यद्यपि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में, और बाद में वाशिंगटन में उसका डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी, जो प्रथम बैठक थी, वो लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इसकी पहली बैठक हुई से 15 फरवरी 1946 ईस्वी में। यह एक औपचारिक बैठक थी और उसके पश्चात यूएनओ की बैठकें न्यूयॉर्क उसके मुख्यालय में संपन्न होती रही। ये वो वेस्टमिनिस्टर हॉल है जहां पर चर्च हाउस इसका नाम था, जहां पर बैठक हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में होने के बाद से हम देखते हैं कि लगातार उसके स्वरूप का विस्तार होता जा रहा है, लगातार का विकास होता जा रहा है। उसका जो दायरा था, उसके जो उद्देश्य थे, प्रारंभ में सीमित उद्देश्य थे, लेकिन बाद में उन उद्देश्यों का विस्तार होते हुए हम देख रहे हैं। और यही वजह है कि इसका जो हेडक्वार्टर था प्रारंभिक तौर पर न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित हुआ था और उसके पश्चात इसके हेडक्वार्टर्स का विस्तार होता चला गया। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके कुछ हेडक्वार्टर, कुछ एजेंसीज के हेडक्वार्टर स्थापित हुए। केनिया की राजधानी नैरोबी में कुछ मुख्यालय स्थापित हुए और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी कुछ ऐसे मुख्यालय स्थापित हुए थे। इसके अलावा हेग, पेरिस और तमाम महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर यूएन से संबंधित, यूनाइटेड नेशन से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के मुख्यालय स्थापित किए गए हैं। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हम इसमें न्यूयॉर्क को ही देंगे, जहां पर यूनाइटेड नेशंस के अधिकांश महत्वपूर्ण ऑफिसेज स्थापित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने का। जो सबसे बड़ी जरूरत थी वो थी विश्व में एक स्थायी शांति की स्थापना हो, विश्व के राष्ट्रों को, विभिन्न समस्त राष्ट्रों को सुरक्षा प्राप्त हो। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा
कि केवल सदस्य राष्ट्रों की ही बात नहीं कर रहे थे। जो सदस्य राष्ट्र हैं वो तो इसके लिए कमिटेड थे ही, लेकिन ये उन राष्ट्रों की भी बात कर रहे हैं जो सदस्य नहीं थे। वहां पर भी शांति की स्थापना बहुत जरूरी थी। अगर वहां पर अशांति रहेगी तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों में भी अशांति आने की आशंका हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था समन्वित प्रयासों से, प्रभावी प्रयासों से शांति भंग करने वाले जो भी विवाद हैं उन विवादों का निपटारा किया जाए, उनका समाधान किया जाए। इसी तरह से उन शक्तियों को दबाया जाए जो शांति भंग करने वाली शक्तियां हैं। ऐसे प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए जाने चाहिए जो शांति भंग करने वाली शक्तियों को दबा सके। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से विवादों का निराकरण किया जाए और विश्व के तमाम राष्ट्रों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित किया जाए, उनमें समानता का भाव पैदा किया जाए, उनमें परस्पर स्वतंत्रता का सम्मान करने का भाव पैदा किया जाए। यह इसका उद्देश्य था। और इसी तरह से विश्व के तमाम देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धि के लिए, और अगर इन क्षेत्रों से संबंधित कोई समस्या है या मानसिक रूप से व्यक्ति के मानस से संबंधित कोई समस्या है, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी समस्त राष्ट्रों से एक समन्वित सहयोग की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में की गई है। मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने चार्टर में अपने उद्देश्यों को निर्धारित किया था, और इसी तरह से विभिन्न राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर या चार्टर में जो उद्देश्य निहित हैं, उल्लिखित हैं, उन समस्त उद्देश्यों के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों से कमिटमेंट की अपेक्षा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सिद्धांत भी निर्धारित किए गए, और उन सिद्धांतों में पहला सिद्धांत था सभी समस्त राष्ट्रों, जितने भी राष्ट्र हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र, उनकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए, उनकी समानता का सम्मान किया जाए। सारे राष्ट्र संप्रभुता के आधार पर, चाहे वो छोटा हो अथवा बड़ा हो, समानता के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत था संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का पालन करने के लिए सभी सदस्य राष्ट्र कटिबद्ध होंगे, कोई भी राष्ट्र इसका उल्लंघन नहीं करेगा। इसी तरह से जैसा कि मैंने उद्देश्यों में बताया, जो राष्ट्र मेंबर नहीं है, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, ऐसे नॉन मेंबर स्टेट्स को भी मोटिवेट किया जाए कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का सम्मान करें, ताकि विश्व में शांति भंग न हो। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ अपने लिए भी एक सिद्धांत निर्धारित किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ हर संभव किसी भी सदस्य राष्ट्र की संप्रभुता अथवा उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब तक जब तक कि शांति भंग होने की आशंका पैदा नहीं हो जाती है। इसी प्रकार जो सदस्य राष्ट्र थे, उनसे यह अपेक्षा की गई कि वे किसी भी ऐसे राष्ट्र का साथ नहीं देंगे और न लेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्थापना के समय से ही सशक्त माना जा सकता है, क्योंकि इसकी स्थापना के समय ही विश्व के 54 राष्ट्र सदस्य बन चुके थे, यानी संस्थापक राष्ट्रों की संख्या ही 54 थी।
इसका तात्पर्य यह था कि लगभग 35 से 40% के तमाम राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन चुके थे और आज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं। इन 193 सदस्यों में से 5 राष्ट्र ऐसे हैं जो स्थायी सदस्यता प्राप्त राष्ट्र हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। वे सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत किए गए किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विवाद पर अगर कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है जिसमें उस सदस्य राष्ट्र का, उस स्थायी सदस्य राष्ट्र का ऐसा मानना हो कि इससे शांति स्थापित नहीं होगी अपितु विवाद और तूल पकड़ेगा, तो वह अपने वीटो पावर का उपयोग कर सकता है। और 1950 से लेकर वर्तमान तक कई ऐसे अवसर पैदा हुए जब इन 5 राष्ट्रों में से किसी न किसी एक राष्ट्र ने अपने वीटो पावर का उपयोग किया। जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की बात है, इसका बाकायदा अलॉटमेंट किया गया, इसका बाकायदा वितरण किया गया है कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से, महाद्वीपों के हिसाब से। अफ्रीका महाद्वीप को 54, एशिया को 47, यूरोप को 43, लैटिन अमेरिका को 33, नॉर्थ अमेरिका को 2 और ओशियाना को 14 सीटें प्राप्त हुई हैं और इस तरह से 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र के हैं। यह इसका एक ग्राफ आपको दृष्टिगोचर हो रहा है अलग अलग कलर्स में। और जो मानचित्र है, इस मानचित्र को हम अगर देखेंगे तो जितना शेडेड एरिया है, ये ब्लू शेडेड एरिया इसके संस्थापक सदस्य हैं और जो ग्रीन शेडेड एरिया है, ग्रीन शेडेड एरिया बाद में धीरे धीरे अन्य समय पर सालों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे। तो जो बात मैं कह रहा था, बता रहा था आपको कि इसकी स्थापना के समय ही बहुत सारे देश इसके सदस्य राष्ट्र बन चुके थे और इसको मजबूती प्रदान कर रहे थे। लेकिन ऐसे भी कुछ राष्ट्र हैं जो आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं बने हैं, अथवा ऐसे भी कुछ राष्ट्र हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य तो बने लेकिन किसी कारण से उन्होंने अपनी सदस्यता का विड्रॉल कर लिया, अपनी सदस्यता वापस ले ली, यानी अब वो सदस्य नहीं है। जो 4 महत्वपूर्ण देशों के नाम में ले रहा हूं, ताइवान, कोसोवो, वेटिकन सिटी और इनमें से ताइवान वो देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पहले सदस्य राष्ट्र था, लेकिन बाद में उसने चीन की दादागिरी के चलते अपनी सदस्यता वापस ले ली। वेटिकन सिटी और पैलेस्टाइन ऑब्जर्वर के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में मौजूद हैं, लेकिन वो सदस्य नहीं है, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। और इसके अलावा 54 ऐसे छोटे मोटे असंप्रभु राष्ट्र कह सकते हैं जिनको, या क्षेत्र हैं जो अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरह से संचालित होता है, उसकी कार्रवाई किस तरह से चलती है, किन माध्यमों से संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करने करता है, या तमाम जो उसके उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन से ऐसे मार्ग हैं, कौन से उसके अंग हैं जहां से वह अपनी कार्यवाही को संचालित करता है। ऐसे महत्वपूर्ण अंगों में हम बात करेंगे द जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की, द सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यास परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और द सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय। ये जो 6 महत्वपूर्ण अंग हैं, इन 6 महत्वपूर्ण अंगों में से
महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये द हेग, नीदरलैंड या जिसे हम हॉलैंड के नाम से जानते हैं, वहां पर इसका मुख्यालय स्थापित है। हम महासभा की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अध्याय 4 के अंतर्गत 9 से 12 सेक्शन या अनुच्छेद में इसका उल्लेख हमें मिलता है, और जिसमें यह प्रकट किया गया है, जिसमें यह उल्लिखित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य, जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र का मेंबर है, वह संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली का भी मेंबर होगा। यह जनरल असेंबली का हॉल है जहां पर इसकी बैठकें निर्धारित होती हैं, संचालित होती हैं। प्रत्येक महासभा में 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और 5 अतिरिक्त वैकल्पिक प्रतिनिधियों की भी वो नियुक्त कर सकता है, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र को जब मतदान होता है असेंबली में, वहां पर केवल 1 मत देने का अधिकार होता है। महासभा का एक अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, और 7 उपसभापति होते हैं। इसका वार्षिक अधिवेशन निर्धारित है। सितंबर माह के तीसरे गुरुवार को इसका अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन ये निर्धारित है। लेकिन अगर महासभा के सदस्य चाहें तो अतिरिक्त अधिवेशन करा सकते हैं, विशेष अधिवेशन करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सदस्य राष्ट्रों की सहमति होना अत्यंत आवश्यक है। सदस्य राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत आने मुद्दों पर ही, विषयों पर ही महासभा के अंदर विचार विमर्श होगा अथवा डिस्कशन होगा। महासभा को जो शक्तियां दी गई हैं, उन शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करना, और शांति कैसे स्थापित हो उसके लिए सदस्य द्वारा जो सुझाव उपलब्ध कराए जाते हैं, उन सुझावों को लागू करना, यह जनरल असेंबली की महत्वपूर्ण शक्ति है। जनरल असेंबली विश्व में निशस्त्रीकरण और शस्त्रों के नियमन के लिए भी सुझाव दे सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, सिफारिश कर सकती है, और उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण एजेंसी है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो भी चुनौती प्रस्तुत करने वाले अवयव होते हैं, उनका निराकरण सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। इस सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। प्रारंभिक तौर पर जब सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी तो उसमें 11 सदस्य निर्धारित किए गए थे। 5 स्थायी सदस्यों के अलावा 6 अस्थायी सदस्य होते थे, लेकिन आज की तारीख में इन 15 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, इसके अलावा 10 अन्य अस्थायी सदस्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्थायी सदस्य हैं 5, उन स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, जिसका वे विभिन्न समयों पर उपयोग करते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 स्थायी सदस्य दिखाई दे रहे हैं, बाकी अस्थायी सदस्य, और विश्व मानचित्र पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें कॉन्टिनेंट वाइज रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाई देता है। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में 5 अस्थायी सदस्यों की सीटें हैं, लैटिन अमेरिका में 2 और यूरोप में 3। इस तरह से कुल 10 अस्थायी सदस्य विभिन्न महाद्वीपों से प्राप्त किए जाते हैं। ये सुरक्षा परिषद
का जो चैम्बर है या मीटिंग हॉल है, उसके विहंगम दृश्य को आप देख पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है, जिसका संचालन महासचिव के द्वारा किया जाता है। आप लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत नाम सुना होगा, साथ ही साथ आपने संयुक्त राष्ट्र महासचिव का भी काफी नाम सुना होगा। किसी अन्य एजेंसी, किसी अन्य पदाधिकारी की तुलना में सर्वाधिक सुना जाने वाला नाम संयुक्त राष्ट्र महासचिव का होता है। और यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता है। जो संयुक्त राष्ट्र सचिव होते हैं, महासचिव होते हैं, वो उसके सेक्रेटरिएट के स्टाफ मेंबर भी होते हैं। सेक्रेटरी जनरल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इनके जो प्रथम महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे, वो ये सुरक्षा परिषद सचिवालय की बिल्डिंग है। ग्लैडविन जेब प्रथम महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, और जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जिनकी अभी अभी 5 वर्ष के लिए नियुक्ति हुई है। अधिकांशतः हमने ये ट्रेंड देखा है, ये चलन हमने देखा है कि एक महासचिव कम से कम 2 टर्म पूरे करता है, और इसी वजह से 1945 से लेकर अब तक जो महासचिव हुए हैं उनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं है। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के 10वें महासचिव हैं और ये पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महासभा है, जहां महासभा किसी विवाद का निर्णय करने की स्थिति में नहीं होती है, जहां सुरक्षा परिषद की स्थिति भी किसी विवाद पर महत्वपूर्ण नहीं हो पाती है, वहां विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस विवाद का निराकरण करने के लिए कार्यवाही संचालित करता है। मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हॉलैंड के एक महत्वपूर्ण शहर द हेग में स्थापित है। इस न्यायालय को संचालित करने के लिए 15 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, जिनका बाकायदा निर्वाचन होता है, और ये 15 न्यायाधीश विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं, और ये कार्यवाही महासभा तथा सुरक्षा परिषद के द्वारा संचालित की जाती है। निर्वाचन की जो कार्यवाही है वो सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा संचालित होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित कार्यवाही संचालित होती है। उसके द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसके विरुद्ध अपील की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सील है, लोगो है। यह वो बिल्डिंग है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संचालित होता है, स्थापित है, और इस बिल्डिंग का नाम ही पीस पैलेस है। यह वो हॉल है जहां ये सामने बैठे हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश दिखाई देते हैं, और सामने ऑडियंस बैठी हुई है जो कि इसके कार्यवाही के दर्शक के रूप में वहां विराजमान है। इसके अलावा 2 अन्य महत्वपूर्ण एजेंसीज के नाम मैंने लिए थे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये दोनों ही एजेंसीज की बिल्डिंग्स हमें दिखाई दे रही है। ये दोनों न्यूयॉर्क में स्थित है। अब हम शीघ्रता से कुछ ऐसे मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे जो कि समस्याओं के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, और उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने निर्णय दिए या व्यवस्थाएं की, और जिसकी वजह से 1945 ईस्वी से लेकर और आज तक तमाम विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी, तमाम ऐसी स्थितियां, बीच में जो एक दौर आया था शीत युद्ध का, शीत युद्ध का दौर भी समाप्त हुआ, और
ऐसी आशंकाएं कई बार उत्पन्न हुई थी कि विश्व की दो महाशक्तियां आपस में लड़ने के लिए आमादा रहती थी, लेकिन किसी न किसी तरह से उन स्थितियों को टाला जाता रहा और 1945 ईस्वी से लेकर आज तक किसी अन्य को हमने नहीं देखा है। और उसके पीछे कहीं न कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थाओं को हम जिम्मेदार मान सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को जो सबसे पहला विवाद सुलझाने का अवसर प्राप्त हुआ वो ईरान से संबंधित था। ईरान 19 जनवरी 1946 ईस्वी को सुरक्षा परिषद में शिकायत लेकर पहुंचा और उसने बताया कि सोवियत संघ की सेनाएं ईरान के महत्वपूर्ण क्षेत्र अजरबैजान में प्रवेश कर चुकी हैं और यह उसकी संप्रभुता के खिलाफ है, उसकी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, सुरक्षा परिषद के माध्यम से इस समस्या का निराकरण किया गया और बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण हुआ। सोवियत संघ ने शीघ्र ही अजरबैजान से अपनी सेनाएं वापस ले ली थी। पूरा जो महत्वपूर्ण विवाद था वो यूनान से संबंधित था, ग्रीस से संबंधित था। ग्रीस 3 दिसंबर 1946 ईस्वी को सुरक्षा परिषद पहुंचा और उसने शिकायत की कि सोवियत संघ के संरक्षण में कई कम्युनिस्ट लोग, साम्यवादी लोग जो यूगोस्लाविया से भी संबंधित थे, यूनान के अंदर विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे उत्तरी ग्रीस में, नॉर्थ ग्रीस में गृह युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। ग्रीस के इस शिकायत पर, यूनान की इस शिकायत पर सुरक्षा परिषद के द्वारा जांच समिति की स्थापना की गई और जांच कमेटी ने बताया कि निश्चित रूप से यह शिकायत उचित है और तब सुरक्षा परिषद के द्वारा दबाव बनाया गया सोवियत संघ के ऊपर और यूगोस्लाविया के ऊपर ताकि वे अपने कम्युनिस्ट साथियों को यूनान से वापस बुला सकें और ऐसा ही हुआ। बहुत शीघ्र ये कम्युनिस्ट यूनान की सीमाओं से बाहर निकल गए और उन्होंने विद्रोहियों को सपोर्ट करना बंद कर दिया। सीरिया और लेबनान 4 फरवरी 1946 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंचे थे और उन्होंने सुरक्षा परिषद से यह गुहार लगाई कि इन दोनों ही राष्ट्रों में जो फ्रेंच मिलिट्री है, फ्रेंच आर्मी है, वहां मौजूद है, उसे वापस बुलाया जाए। इसका निराकरण भी शीघ्र हुआ और फ्रेंच आर्मी दोनों ही राष्ट्रों से बाहर निकलने को विवश की गई। इंडोनेशिया, जो कि एशिया का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र था, जिसके ऊपर हॉलैंड का प्रभाव था और हॉलैंड के द्वारा इंडोनेशिया में ऐसी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था जिससे अशांति पैदा हो रही थी। इंडोनेशिया स्वतंत्र होना चाहता था। ये वो दौर था जिस दौर में विश्व के अधिकांश देशों में, भारत में भी, राष्ट्रीय आंदोलन तीव्रता के साथ संचालित हो रहे थे। इंडोनेशिया में भी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था सुकर्णो के नेतृत्व में। तब हॉलैंड की सेना, यानी जो डच आर्मी थी, वो राष्ट्रवादियों के विरुद्ध लड़ रही थी और ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि अशांति पैदा हो सकती है। तब इंडोनेशिया ने सुरक्षा परिषद में शिकायत की और सुरक्षा परिषद द्वारा संरक्षण प्रदान किए जाने के फलस्वरूप 28 दिसंबर 1949 ईस्वी इंडोनेशिया को स्वतंत्र करा लिया गया, उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई, उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया गया और डच आर्मी को वहां से बाहर निकलना पड़ा। बर्लिन की समस्या एक अन्य समस्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय बर्लिन पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा था और उन्होंने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बर्लिन का विभाजन कर लिया था, पश्चिम बर्लिन के रूप में, पूर्वी बर्लिन के रूप में। पश्चिम बर्लिन पर मित्र राष्ट्रों
में खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का प्रभुत्व था, जबकि पूर्वी बर्लिन में सोवियत संघ का प्रभुत्व था। सोवियत संघ ने अपने स्वार्थ की वजह से पश्चिमी बर्लिन की आर्थिक नाकेबंदी की, जिसका दुष्प्रभाव तुरंत दिखाई दिया, और जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की सरकारें थी, उन्होंने तत्काल सोवियत संघ के ऊपर दबाव बनाया और यह मुद्दा सुरक्षा परिषद में भी पहुंचा, जहां पर सुरक्षा परिषद के द्वारा प्रयास किया गया कि इस विवाद का निराकरण शीघ्र अतिशीघ्र हो। चारों ही देश, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश थे और स्थायी सदस्य देश थे, इसलिए इनकी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती थी कि इस मुद्दे को वे शीघ्र अतिशीघ्र निराकृत करें। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर ये एक ऐसा मुद्दा था, हालांकि इसका श्रेय संयुक्त राष्ट्र संघ के पास गया कि निराकरण हुआ, लेकिन निराकरण संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर हुआ था। चारों ही देशों ने परस्पर वार्ता के माध्यम से बर्लिन से संबंधित जो विवाद था उसका समाधान खोज लिया था और इसकी सूचना उन्होंने सुरक्षा परिषद को दे दी थी। वेलहेर विवाद 20वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण विवाद माना जाता है, जो कि 1956 में पैदा हुआ था। यह विवाद प्रारंभ हुआ था 1956 में, जब मिस्र के द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली एक नहर थी और व्यापक रूप से यूरोपीय महाद्वीप के राष्ट्रों के लिए लाभदायक हो सकती थी, उत्तरी अफ्रीका के राष्ट्रों के लिए लाभदायक हो सकती थी, लेकिन क्योंकि सुएज नहर मिस्र की सीमाओं से निकाली गई थी, इस वजह से मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया। और जैसे ही राष्ट्रीयकरण हुआ इस नहर का, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के द्वारा मिस्र के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया। विवाद सुरक्षा परिषद के समक्ष पहुंचा और सुरक्षा परिषद ने मिस्र के इस निर्णय को अस्वीकार किया और सुएज नहर से व्यापार के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को सुविधाएं प्रदान करने की बात की। फिलिस्तीन की समस्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक बहुत बड़ी समस्या थी और यह अप्रैल 1947 ईस्वी में सुरक्षा परिषद के समक्ष पहुंची थी। यह जो क्षेत्र था, फिलिस्तीन का क्षेत्र, अरब प्रायद्वीप में पड़ता था और यहां पर ग्रेट ब्रिटेन का संरक्षण था। ग्रेट ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद को यह अवगत करा दिया था कि वह फिलिस्तीन के क्षेत्र पर जो मैंडेट एरिया है उस पर शासन नहीं चला सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई, एक बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ कि फिलिस्तीन का शासन प्रबंध कैसे चलाया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा असंतुष्ट क्षेत्र था। इस क्षेत्र में अरब लोग रहते थे और यहूदी लोग भी रहते थे। ये अरब और यहूदी धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर आपस में परस्पर वैमनस्य रखते थे और इसी वजह से सुरक्षा परिषद के द्वारा निर्णय लिया गया कि पैलेस्टाइन एरिया को अरब राज्य और यहूदी राज्य के रूप में विभक्त कर दिया जाए। यह 1947-48 ईस्वी में फिलिस्तीन के विभाजन का सुरक्षा परिषद द्वारा लिया गया निर्णय था। कश्मीर की समस्या भारत से संबंधित थी। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात, क्योंकि भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत की किसी भी देशी होगा कि वह या तो भारत में सम्मिलित हो अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित हो अथवा स्वतंत्र रहे। कश्मीर उन्हें भारत में सम्मिलित होना है या पाकिस्तान में सम्मिलित होना है या स्वतंत्र रहना है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को
भारत की स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात 1.5 महीने के अंदर ही पाकिस्तानी सेनाओं ने कश्मीर में प्रवेश कर लिया और कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। हरि सिंह पाकिस्तान की सेनाओं का जवाब नहीं दे सके। अंततः उन्हें भारतीय सरकार की शरण में आना पड़ा और उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा कि कश्मीर भारत में सम्मिलित होना चाहता है। उन्होंने उस कॉन्वेंट पर हस्ताक्षर कर दिए और तत्काल भारतीय सेनाएं कश्मीर में प्रविष्ट हुई और उन्होंने पाकिस्तानी सेना रहने के लिए मजबूर किया। हालांकि तभी से, उस घटना के बाद से कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आजाद कश्मीर के रूप में पाकिस्तान के कब्जे में है और यह कश्मीर की समस्या 1948 से लेकर आज तक निराकृत नहीं हो सकी है। विभिन्न मंचों पर, चाहे वो महासभा हो, चाहे वो सुरक्षा परिषद हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन सभी मंचों पर भारत के माध्यम से कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन आज तक कश्मीर की समस्या का निराकरण नहीं हो सका है। कोंगो की समस्या जुलाई 1960 में पैदा हुई, जहां बेल्जियम के द्वारा कोंगो क्षेत्र में गृह युद्ध प्रारंभ किया गया था। बेल्जियम की सेनाओं के द्वारा स्थानीय लोगों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा गया था और सुरक्षा परिषद ने इस कार्य को घृणित बताया और उसका विरोध किया, उसकी भर्त्सना की और बेल्जियम को अपनी सेनाएं कोंगो से वापस लेनी पड़ी। सुरक्षा परिषद के सहयोग से, उसके संरक्षण से कोंगो को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 20वीं शताब्दी का एक अन्य महत्वपूर्ण विवाद था, एक महत्वपूर्ण इशू था कोरियन क्राइसिस, जो 1950 ईस्वी में सुरक्षा परिषद के समक्ष पहुंचा था। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। उत्तरी कोरिया साम्यवादी प्रभावित देश था और साउथ कोरिया यानी दक्षिणी कोरिया को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का सहयोग प्राप्त था, समर्थन प्राप्त था। सुरक्षा परिषद में पहुंचने पर, दक्षिण कोरिया सुरक्षा परिषद में पहुंचा तो सुरक्षा परिषद ने तुरंत महासभा से अनुमति लेकर उत्तरी कोरिया पर प्रत्याक्रमण करने की अनुमति प्राप्त की और यह रिकॉर्ड है, यह अभिलेख है कि कोरियन क्राइसिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किसी भी राष्ट्र में सैनिक कार्यवाही का अपना पहला उदाहरण था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र को किसी भी तरह से सैनिक आक्रमण करने या सैनिक कार्रवाई करने का अवसर नहीं मिला था। यह पहला अवसर था जब कोरिया में सुरक्षा परिषद सैनिक कार्रवाई कर रही थी और इस कार्रवाई का जो नतीजा निकला, जो परिणाम सामने आया, वो यह आया कि उत्तरी कोरिया को अपनी सेनाएं दक्षिणी कोरिया से वापस लेनी पड़ी। और भी तमाम इश्यूज 20वीं शताब्दी में खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रस्तुत हुए थे, जिसमें चाइना के हस्तक्षेप के कारण बर्मा सुरक्षा परिषद में पहुंचा था। यूनान और तुर्की की जब आपस में लड़ाई हुई या आपस में झगड़ा हुआ तो साइप्रस प्रभावित हुआ था और साइप्रस को सुरक्षा परिषद में जाना पड़ा था। इसी प्रकार यमन, जो कि अरब प्रायद्वीप का एक राष्ट्र है, अरब राष्ट्र है, वहां पर गृह युद्ध छिड़ा था। तो यमन उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन के रूप में बाद में विभाजित हुआ, ये सुरक्षा परिषद में पहुंचे। फिलिस्तीन की समस्या अरब इजराइल समस्या के रूप में यूएनओ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही, क्योंकि बहुत लंबे समय तक फिलिस्तीन की समस्या का समाधान नहीं हो सका था। सोवियत संघ के साम्यवादियों के द्वारा चेकोस्लोवाकिया में भी अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया गया था, जिसके विरुद्ध चेकोस्लोवाकिया की जो स्थानीय सरकार थी उसे सुरक्षा परिषद की शरण लेनी पड़ी। इसी तरह से अफगानिस्तान में भी सोवियत संघ की सेनाएं प्रविष्ट हो चुकी थी
अतः अफगानिस्तान सुरक्षा परिषद गया था और अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड द्वीपों से संबंधित जो विवाद पैदा हुआ था, वो विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि अर्जेंटीना ने फॉकलैंड पर अधिकार कर लिया था और ब्रिटेन, चूंकि वो द्वीप ब्रिटेन के थे, इस वजह से ब्रिटेन सुरक्षा परिषद में गया और फॉकलैंड का जो निराकरण हुआ वो ये हुआ कि ब्रिटेन को वापस फॉकलैंड प्रदान कर दिया गया और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका यानी जिसे नामीबिया का नाम दिया गया था, उसे साउथ अफ्रीका शासन होना पड़ रहा था। सुरक्षा परिषद के सहयोग से नामीबिया को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। ये तमाम जो बातें मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं और विभिन्न तथ्यों का मैंने उल्लेख किया है, ये सारे के सारे जो तथ्य थे, जो विवरण था, वो न केवल आपके स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, अपितु इसमें से बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सहयोगी हो सकते हैं, आपको लाभकारी हो सकते हैं। समझता हूं कि आपने उसका लाभ उठाया होगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें जो कुछ प्रश्न मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। डिस्क्राइब द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंगों की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष कौन सी महत्वपूर्ण समस्याएं पहुंची थी, उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के संगठन, उसकी शक्तियां तथा उसके कार्यों के विश्लेषण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एनालाइज द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द UN जनरल असेंबली। Estimate the initiative taken by the United Nations to maintain global peace and security. यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व शांति तथा सुरक्षा स्थापित करने के लिए कौन से निर्णय, कौन से इनिशिएटिव लिए गए थे, उसका आकलन आपको करना है। ट्रेस द वेरियस एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस। विश्व की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण एजेंसियों की स्थापना की गई थी और कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, इससे संबंधित आपके समक्ष ये प्रश्न मैंने प्रस्तुत किया है, जिसका समाधान आप कर सकते हैं। आप लोगों ने तन्मयता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से इस व्याख्यान को, वर्चुअल क्लास को सुना, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों का, विद्यार्थियों का, बच्चों का, विभिन्न महाविद्यालयों के जो प्रतिनिधि, शिक्षक, प्राध्यापक मौजूद हैं वर्चुअल क्लास सेंटर्स पर, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।